बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 जॉब एंड सर्विस कॉस्टिंग। बेसिकली बहुत इजी सा छोटा सा चैप्टर है। एक दो दिन के लेक्चर्स हैं इसके और हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, चैप्टर नंबर 7 पढ़ते हुए हमें ये फील नहीं आने वाली कि हम लोग कुछ नया करने वाले हैं। जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं ना, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हम लोगों ने की, जिस तरह से हम लोगों ने रिकॉर्डिंग करना सीखा, बिल्कुल वैसी की वैसी ट्रांजैक्शन हम लोगों ने यहाँ पे करनी है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोगों ने ओवरहेड के लिए डिपार्टमेंटलाइजेशन की थी, बिल्कुल उसी टाइप की ही जहां पर कुछ सिचुएशंस आएंगी। लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पर ना हमने जो कॉस्टिंग करनी है वो डिपार्टमेंटलाइजेशन या प्रोडक्ट वाइज नहीं है। वो जो हम लोगों ने कॉस्टिंग करनी है वो जॉब वाइज है, जॉब या सर्विस वाइज। इसका क्या मतलब है कि बेसिकली इससे पहले जो हम लोग काम करते थे ना, उसमें हम लोग एक जैसी प्रोडक्ट हर कस्टमर्स के लिए बनाते थे। हर कस्टमर्स के लिए एक जैसी प्रोडक्ट बनाते थे। तो हम लोग वहां पर डिपार्टमेंटलाइजेशन और उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पर भी हम लोग चले गए थे। याद आया? यहां पर हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं लेकिन हर कस्टमर के लिए कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बन रही है। बस इतना सा फर्क है। तो हम लोगों ने ये देखना है कि उस स्पेसिफिक कस्टमर के ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए हमारी क्या कॉस्ट आएगी। तो हम लोगों ने उसके साथ जाकर कॉस्टिंग प्रोसेस और उसके साथ सेलिंग प्राइस। अब देखो, जब कस्टमाइज्ड ऑर्डर है, प्रोडक्ट एक ही होगी लेकिन हर किसी से हम लोग एक जैसी अमाउंट चार्ज नहीं कर सकते। हमने देखना है, हम अब उस के ऑर्डर को नाम दे देते हैं एक जॉब, कि हम लोग ये एक जॉब करने जा रहे हैं। उसमें आपके 100 यूनिट्स भी हो सकते हैं, उसमें 1 यूनिट भी हो सकता है, उसमें 50 यूनिट्स भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमें कितने नंबर ऑफ यूनिट्स का ऑर्डर देने लगा है। अब वो मेरे लिए एक जॉब बन जाएगी। कोई दूसरा कस्टमर आएगा ना, वो मुझे चाहे वो सेम प्रोडक्ट ही मुझसे बनवाए लेकिन उसका अलग से कस्टमाइज्ड ऑर्डर होगा। तो उसकी डिमांड के मुताबिक मैंने उसके ऑर्डर को फुलफिल करना होगा। तो वो एक सेकंड जॉब हो जाएगी मेरे पास। अब दोनों जॉब्स में मटेरियल तो अप्लाई होगा, लेबर भी लगेगी, ओवरहेड भी लगेंगे। लेकिन आज जो हम लोगों ने इनको प्रोपोर्शनेट बेसिस करनी है, वो डिपार्टमेंट्स में जैसे हम लोग करते थे या एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में जैसे हम लोग करते थे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे लेकिन अकॉर्डिंग टू जॉब करेंगे। कि जॉब ए के पास कितना मटेरियल लग रहा है, जॉब बी के पास कितना मटेरियल लग रहा है। ये ऐसी सिचुएशन में है कि सपोज हम लोग जाते हैं ना एक टेलर के पास। अब उसका काम क्या है? कपड़े सी के देना। लेकिन जब मैं जाऊंगा ना तो मेरी मेजरमेंट के मुताबिक वो मुझे एक ड्रेस तैयार करके देगा। आप जाएंगे तो आपकी मेजरमेंट के मुताबिक ड्रेस तैयार करके देगा। ऐसा तो नहीं है ना कि मेरी मेजरमेंट वाला ड्रेस आपको पहना दे। नहीं। लेकिन अगर आप लोग किसी ब्रांड पे चले जाओ, उन्होंने ऑलरेडी वो ड्रेसेस बना के रखे हुए होते हैं। अब वहां पर जॉब कॉस्टिंग नहीं है। वहां पर क्या है कि भाई पसंद करो, जो आता है पहन के चले जाओ। स्पेसिफिकली तो आपके लिए नहीं बनाया गया है ना। आपने वहां पर जाके देखना होता है, लेंथ को पूरी करने लगे तो बाजू शॉर्ट हो जाते हैं, बाजू को पूरा करे तो ऐसा लगता है बोरी पहन लिया। तो आपको फिटिंग करवानी पड़ जाती है। तो उससे अच्छा नहीं है जाके खुद स्टिच करवा लो, है ना ऐसा। तो इस वजह से ये चीजें सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करती हैं। कभी ऐसा होता है कि आपकी एक जर्नल प्रोडक्ट होगी, वो आप लोग सबके लिए आप लोगों ने रखी होगी। एक कभी ऐसा होगा कि किसी एक स्पेसिफिक कस्टमर के लिए एक कस्टमाइज्ड ऑर्डर आप लोगों को बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारा फोकस चल रहा है कि आप एक ऐसी जॉब परफॉर्म कर रहे हो या ऐसी सर्विसेज दे रहे हो जो स्पेसिफिकली उसी एक क्लाइंट के लिए हैं, उसी एक कस्टमर के लिए हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लोग ना मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं मोस्टली केसेस के अंदर। कॉस्ट अकाउंटिंग है, मोस्टली केसेस में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। सर्विस वो भी बिल्कुल ऐसे ही होती है, लेकिन देखें सर्विस में हम लोग रॉ मटेरियल तो नहीं यूज करेंगे ना। तो सर्विस कॉस्टिंग और ज्यादा इजी हो जाती है। होती बिल्कुल इसी तरह की ही है, सिर्फ फर्क क्या है, जब प्रोडक्शन करेंगे तो रॉ मटेरियल यूज हो जाता है और जब सर्विसेज वगैरह करते हैं तो रॉ मटेरियल यूज नहीं होता। हाँ, उसमें लेबर आ सकती है, उसमें आपके ओवरहेड्स वगैरह आ सकते हैं। तो वो आप लोग उस तरह से जाके उसको कैलकुलेट कर सकते हो। बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब चलते हैं हम लोग यहाँ
इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। द नेचर ऑफ जॉब कॉस्टिंग। कहते हैं जॉब कॉस्टिंग इज यूज्ड व्हेन अ बिजनेस एंटिटी कैरीज आउट टास्क्स और जॉब्स। वो जो एक ऑर्डर होता है, वो एक जो टास्क है जो हम लोग परफॉर्म करने जा रहे हैं, हम उसको एक जॉब कहेंगे। क्लियर? टू मीट स्पेसिफिक कस्टमर ऑर्डर्स, मतलब है तो कस्टमर ऑर्डर, लेकिन हर किसी के अपने अपने ऑर्डर्स मौजूद हैं। ऑल्दो ईच जॉब माइट इन्वॉल्व सिमिलर वर्क। अब ऐसा थोड़ी है कि आप लोग ड्रेस बनवाने वाले के पास जाओ और उससे कहो कि भाई मुझे जूते बना कर दो। कैसा होगा? नहीं, जाओगे ड्रेस वाले के पास, बनवाओगे भी उससे ड्रेस ही, लेकिन क्या? अपनी मेजरमेंट के मुताबिक। जब जूते वालों के पास जाओगे तो अपनी मेजरमेंट के मुताबिक जूते ऑर्डर करोगे, उनको अपने डिजाइन जो पसंद आएगा उसके मुताबिक बनाएगा वो जूते ही। मतलब जिस काम में वो स्पेशलाइज्ड है आपके लिए वही काम ही करेगा, लेकिन आपकी डिमांड्स के मुताबिक करेगा। गॉट इट? ये नहीं है कि उसकी एक्टिविटी जो है मेन एक्टिविटी वो छोड़कर आपके लिए कुछ और करना शुरू कर दे। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है। काम उसने सेम करना है, लेकिन जैसे आप उसको ऑर्डर करोगे उसने वैसे बना के देनी है चीज आपको। इसी तरह से each job might involve similar work and they are all different and are carried out to the customer's specific instructions or requirements. In other words, job order costing is used in situation where many different products are manufactured each period on request of customers. Examples of jobs include work done for customers by builders or electricians, audit work done for clients by the firm of auditors, and repair work on motor vehicles by a repair firm. अब ये सारी ऐसी ऐसी जॉब्स हैं। अब अगर सपोज हम लोग अपने मैकेनिक के पास जाएंगे तो काम तो उसका वही है कि उसने रिपेयरिंग वर्क ही करना है, लेकिन हमारी गाड़ी में वो देखेगा कि किस किस रिपेयरिंग वर्क की जरूरत है, उसके मुताबिक उसने रिपेयरिंग वर्क करना है। ऐसे ही है ना? इसी तरह से जब हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, वो सर्विसेज टैक्स की सर्विसेज भी हो सकती हैं, ऑडिट की सर्विसेज भी हो सकती हैं, तो वो चीजें टैक्स और ऑडिट की सर्विसेज क्लाइंट पर वेरी करेंगी और उनसे फी भी उनके मुताबिक ली जाएगी। ये जितना काम होगा उसके मुताबिक हम उनसे फी चार्ज करेंगे, जितना बड़ा क्लाइंट होगा उसके मुताबिक, लेकिन काम तो हम एक ही कर रहे हैं। लेकिन क्या जितना टैक्स मैं पे करता हूं, जैसी टैक्स फाइल रिटर्न मेरी बनेगी, क्या आपकी भी वैसी ही बनेगी? तो अच्छा है तो एक ही एक्टिविटी, लेकिन हर किसी के लिए डिफरेंट डिफरेंट है, तो फी भी हर किसी की डिफरेंट होनी है। ओके, नेक्स्ट वन इज एन अदर एग्जांपल इज प्रिंटिंग वर्क where printing job is done on the specification of customers and not readily available for sale। मतलब जैसे हमारे यहाँ स्पोर्ट्स गाला होने लगा है, तो हम लोगों ने ना उसके लिए स्पोर्ट्स की शर्ट्स बनवानी थी। अब जिनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उनका काम यही है स्पोर्ट्स किट वगैरह बनवा कर देना, लेकिन जैसी वो बना रहे थे क्या हमें वैसी की वैसी उठा कर दे देंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मतलब रेडीली अवेलेबल फॉर सेल नहीं थी प्रोडक्ट्स। हमने उनको ऑर्डर किया कि भाई हमें इस किस्म की शर्ट चाहिए, अपने कॉलेज के लोगों के साथ चाहिए, अपनी टीम के नेम के साथ चाहिए, ये डिजाइन हमें चाहिए, तो वो हमारे लिए बिल्कुल अलग से एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। अब मे बी इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा काम चाहिए होगा, स्लीवलेस चाहिए या विद स्लीव चाहिए, उसने उसके मुताबिक हमसे चार्ज भी वैसे ही करना है। और राइट, तो हर किसी के लिए एक डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर, तो उसके लिए कॉस्ट भी अलग से लगेगी। अब मैं उसे कह दूं स्लीवलेस की वो डिफरेंट मुझे प्राइस बताता है, विद स्लीव डिफरेंट, क्या मतलब? तो वो कहते हैं सर इसके ऊपर एफर्ट ज्यादा है, इसके ऊपर मटेरियल ज्यादा लग रहा है, इसीलिए हम चार्ज भी ज्यादा करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखें। इट इज सिंपल मेथड ऑफ कॉस्टिंग वेयर ईच जॉब इज असाइंड अ यूनिक जॉब नंबर। अब आपने क्या करना है कि हर ऑर्डर को अलग से जॉब नंबर दे देना है और हर किसी की कॉस्टिंग आप लोगों ने अलग अलग जाके करनी है। तो अगर आपके पास 10 डिफरेंट जॉब्स है ना, तो 10 डिफरेंट टाइम्स आपको उसकी कॉस्टिंग करनी पड़ेगी। आप लोगों उन तमाम को इकट्ठा मर्ज नहीं कर सकते। एंड ऑल डायरेक्ट कॉस्ट इज एलोकेटेड टू
respective jobs as they are incurred. However, indirect cost is assigned to job costing mostly on absorption costing principles. जैसे इससे पहले आप लोग करते थे, कहते हैं जो आप देखो मटेरियल तो जितना जिस प्रोडक्ट के ऊपर लगेगा उतना ही हम लोग क्लासिफाई करेंगे, लेबर भी बिल्कुल वैसी है। लेकिन जब बात आती है ना एफओएच की, तो एफओएच आपको पता है एब्जॉर्प्शन रेट के मुताबिक चलता था। एब्जॉर्प्शन रेट के लिए किसी ना किसी चीज को तो बेस बनाया जाता था। वो लेबर और भी हो सकते हैं, वो आपके डायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है, वो आपकी प्राइम कॉस्ट की कुछ ना कुछ परसेंटेज भी हो सकती है। तो उनको बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करना जैसे पहले करते रहे। ऑलराइट। However, marginal costing may be used depending upon policy of company. अच्छा, ये absorption and marginal costing ये हमारा फर्दर एक चैप्टर मौजूद है, तो उसमें हम लोग इन डिटेल देख लेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इन क्वेश्चन को इनको पढ़े बगैर भी इजीली सॉल्व कर रहे हो, तो इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखें, द कॉस्ट ऑफ अ जॉब। अब हम लोगों ने किसी भी जॉब की कॉस्ट को कैसे डिटरमिन करना है, कि एक जॉब की कॉस्ट हमारे पास कैसे आएगी। एज डिस्कस इन अबाउट पैराग्राफ, ई जॉब इज गिवन यूनिक नंबर फॉर द पर्पस ऑफ measuring profit of each job after allocating the cost of each job. Job costing or differs from most other types of costing system because every job is a cost unit which consists of a single order or contract, and the costing is being done for every job separately. जब हम किसी को कोई ऑर्डर देने के लिए जाते हैं ना, तो ऐसा नहीं है वो फौरन से मुझे प्राइस कोट कर देगा। वो देखेगा कि भाई इनका ये ऑर्डर है, इनकी ये स्पेसिफिकेशन है जो मैंने मीट करनी है, तो मेरी लेबर का कितना टाइम लगेगा, इसके ऊपर मेरा मटेरियल कितना लग रहा है, ओवरहेड्स मेरे कितने आएंगे। अब उसके बाद ओएआर मौजूद होता है कि मेरा ओएआर ये है, तो उसके मुताबिक वो अपने ओवरहेड्स की कैलकुलेशन कर लेता है। मैंने अपना इतना प्रॉफिट मार्जिन या मार्कअप रखना है, तो मैं इसको क्या प्राइस कोट करूं। ऑलराइट, तो बेसिकली वो भी जॉब कॉस्टिंग कर रहा होता है। फिर देखें, द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ अ जॉब हैज टू बी एस्टिमेटेड so that a price for the job can be quoted to a customer. ये बात आपको समझ आ गई होगी। Which is our job costing or as follows. जी अब आप लोगों ने खुद से रीड कर लेने हैं कि हमारे पास किसी भी जॉब के फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। A job costing system is usually based on absorption costing principle, and in addition cost is included for non-production overhead as follow. अब आप लोगों ने क्या करना है उसके लिए, कि किसी भी जॉब की कॉस्ट को डिटरमिन करना है ना, तो यहाँ पर अब जॉब का मतलब तो समझ आ गए है ना, किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए हम लोगों ने देखना है कि हमें उसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी। तो हम लोग देखेंगे कि हम उसमें मटेरियल कितना यूज कर रहे हैं, उसमें लेबर हम लोग कितनी अप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं। तो हमारे पास देखें वह बिल्कुल वैसे ही प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। प्राइम कॉस्ट में हम लोगों ने अपने प्रोडक्शन ओवरहेड्स को देखना है, साथ में प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर अ जॉब आपके पास आ गई। ऑलराइट। अच्छा, अब जब आप लोगों ने प्राइस को कोट करना होता है ना, तो मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि भाई आप अपने नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड भी शामिल कर लेते हैं। ये जो चीज है ना, ये है ऑप्शनल, कि कभी आप देखेंगे कि उन्होंने नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड को भी शामिल किया और कभी शामिल नहीं किया। ये रूल आता है हमारे पास कि आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पर हैं या आप मार्जिनल कॉस्टिंग पर हैं। ऑलराइट। अच्छा, ये चीज पॉलिसी के मुताबिक आ जाएगी। कभी पॉलिसी होगी इंक्लूड करना तो हम कर लेंगे, नहीं होगी तो हम स्किप कर देंगे। तो हम लोग पहुंच जाते हैं टोटल जॉब कॉस्ट, इसके ऊपर हम अपनी प्रॉफिट की परसेंटेज अप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस, वो जो प्राइस जो हमने कोट करनी है, वो हमारे पास आ जाएगी। इन मैनी केसेस जॉब कॉस्ट इंक्लूड नॉट जस्ट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बट ऑल्सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस सच एज। अब इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। क्या आपने देखना है कि भाई रेंटल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट हायर्ड फॉर द जॉब। ऐसा हो सकता है कि उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए वो आपका अपना नहीं है। इनकेस अगर आपका अपना होता तो आप उसको डेप्रिशिएट करते। एम आई राइट।
लेकिन आपका अपना नहीं है, तो उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिकली आपने वो इक्विपमेंट रेंट पर लिया, तो उसका किराया नहीं दोगे। अगर रेंट पर ना लेते तो क्या वो जॉब परफॉर्म कर सकते थे? बस इसीलिए वो डायरेक्ट एक्सपेंस करते हैं। ओके, अच्छा फिर देखें नेक्स्ट। कहते हैं द कॉस्ट ऑफ वर्क डन फॉर द जॉब बाय सब कॉन्ट्रैक्टर्स। क्या आपके सब कॉन्ट्रैक्टर्स, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कोई काम हमें आउटसोर्स करना पड़ जाता है, हमारी अपनी उसमें स्पेशलाइजेशन नहीं होती। हम क्या करते हैं कि वो उसका कुछ पार्ट हम किसी और से करवाते हैं कि भाई इस जॉब का ये वाली जो एक्टिविटी है ना, ये आपने मुझे करके देनी है। हम अपने किसी सब कॉन्ट्रैक्टर से करवाते हैं, हम किसी को थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर देते हैं। तो जॉब को कंप्लीट करवाने के लिए तो वो जरूरी था। अगर हम वो काम ना करवाते उनसे, तो हो सकता था कि हम वो जॉब कंप्लीट ना कर पाते। ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम खुद करते तो हमारे पास ना वैसी लेबर थी, ना वैसी मशीनरी थी। ऑलराइट, तो हमारे लिए वो करना भी बड़ा मुश्किल सा काम था। तो इस वजह से हमने वो काम किसी और को से करवाया। अगर ये मेरे पास ऑर्डर ना होता, मैं किसी और को कोई पैसे देता, किसी और से काम करवाता। इसलिए डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट है कि अगर आप उस जॉब से रेलिवेंट किसी और कॉन्ट्रैक्टर को वो अमाउंट पे कर रहे हो, तो वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। और हम लोगों ने पढ़ा नहीं था कि डायरेक्ट एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो इजीली आइडेंटिफाई हो सके फॉर द प्रोडक्ट, फॉर द जॉब। तो अब जॉब के लिए इजीली आइडेंटिफाई हो सकते हैं क्योंकि हमने उस जॉब से ही रेलिवेंट एक्सपेंस किया है, उसका ताल्लुक किसी और से नहीं था। फिर आए डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट यूज एक्सक्लूसिवली ऑन द जॉब। एक्सक्लूडिंग नहीं है, एक्सक्लूसिवली, बस स्पेसिफिकली आप लोगों ने उस इक्विपमेंट को उसी जॉब के लिए यूज किया। अच्छा अब मेरी बात सुनिएगा, हम लोग जब IS-16 वगैरह या कॉस्ट ऑफ एसिड की बात कर रहे होते हैं और सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसिड हमारे पास मौजूद है और हम खुद कॉन्ट्रैक्टर हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क में हम लोग बिजनेस करते हैं। ऑफिस की ही बिल्डिंग बनानी थी, तो ऑफिस की बिल्डिंग में लाजमी बात है मटेरियल तो ऑफिस की बिल्डिंग का पार्ट बनेगा ही। जो उसके ऊपर लेबर लग रही है वो भी ऑफिस बिल्डिंग का पार्ट बनेगा। लेकिन क्या उस बिल्डिंग को बनाने में हमारे इक्विपमेंट यूज नहीं होंगे? होंगे। तो जब होंगे तो क्या डेप्रिशिएट नहीं होंगे? तो उस टाइम ड्यूरेशन का जो उनका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है ना, वो एक्सपेंस आउट नहीं होता, वो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग का पार्ट बनता है। कैसा नहीं है? तो यहां पर भी बिल्कुल ऐसा ही है कि इक्विपमेंट आपका नहीं है और आपने रेंट पर लिया स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ जॉब, तो वो रेंट डायरेक्ट एक्सपेंस बन जाएगा। और अगर इक्विपमेंट आपका अपना है और वो उस टाइम ड्यूरेशन में सिर्फ और सिर्फ उसी जॉब के लिए यूज हुआ, तो उस टाइम ड्यूरेशन की जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा वो इसकी डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट बनेगा। बात क्लियर? नेक्स्ट, प्रोडक्शन ओवरहेड माइट बी एब्सॉर्ब्ड ऑन एनी सूटेबल बेस एज डिस्कस इन चैप्टर 3। मतलब बेस कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हो इनके लिए। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड माइट बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द जॉब। माइट बी एडेड मींस दैट ऑप्शन है आपके पास, क्या चाहो तो ऐड कर दो, चाहो तो ना करो, डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग है या मार्जिनल कॉस्टिंग है। एज, और इसके लिए नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड को कैसे लेकर आओगे? या तो वो आप लोगों की प्राइम कॉस्ट की परसेंटेज होगी, जो जॉब की प्राइम कॉस्ट है उसकी कोई ना कोई परसेंटेज हो जाएगी, या वो परसेंटेज होगी प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द जॉब। तो वो आपको बता देंगे कि प्रोडक्शन कॉस्ट है या प्राइम कॉस्ट है, दोनों में डिफरेंस क्या है। हाँ, दोनों में डिफरेंस सिर्फ सिर्फ FOH का, फिक्स कॉस्ट का नहीं, FOH का, फैक्ट्री ओवरहेड्स का। ओके, बस यही डिफरेंस है कि प्राइम कॉस्ट में अगर FOH ऐड करूं तो प्रोडक्शन कॉस्ट, ना करूं तो प्राइम कॉस्ट। क्लियर हो गई बात? जी। नेक्स्ट आया जॉब कॉस्ट कार्ड और शीट। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे इन्वेंट्री का आप लोग रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करते थे, तो आप लोग इन्वेंट्री शीट, इन्वेंट्री कार्ड आप लोग मेंटेन कर लेते थे। यहां पर जॉब कॉस्ट कार्ड आप लोगों ने मेंटेन करना है। मतलब कि अगर आप कोई स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर कंप्लीट कर रहे हैं,
तो उसकी कॉस्टिंग को आप लोगों ने अलग से रखना है। मतलब आपने लिख देना है ऊपर कि भाई ये इस जॉब के हवाले से डाटा है, साथ में आपने लिख देना है कि इसमें मटेरियल एक्स कितना यूज हुआ, मटेरियल वाई कितना यूज हुआ, मटेरियल जी कितना यूज हुआ, कितनी डायरेक्ट लेबर है, कितनी इनडायरेक्ट लेबर है, एफ हमारे पास कितने आए हैं इसमें से रेलिवेंट, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड हमारे कितने हैं, ईच एंड एवरीथिंग आप लोग उस स्पेसिफिक जॉब के लिए बताओगे। तो वो बन जाएगा आपके पास जॉब कॉस्ट कार्ड या जॉब कॉस्ट शीट। एनी प्रॉब्लम? अच्छा देखें, a job order cost sheet or card is a form prepared for a job that record all manufacturing cost both direct and indirect। मतलब आपने एफ भी साथ में लेकर आने हैं इसमें, and also non manufacturing cost absorbed to specific job। it include details of materials issued along with quantities। मतलब सिर्फ आप लोगों ने वैल्यूज की बात नहीं करनी, उसके साथ साथ आपने उसकी क्वांटिटी भी, मतलब जब आप बता रहे हो ना कि रॉ मटेरियल हमने यूज किया इसमें, तो आपने ये तो बताना है 10,000 रुपए का किया, लेकिन साथ में ये भी बता देना कि 50 किलो किया। ऑल राइट। तो मटेरियल वगैरह इसी तरह लेबर के बारे में आपने बताना है, तो भाई लेबर को पे हम लोगों ने किया, तो जो पेमेंट की वो हम लोगों ने 15,000 रुपए की, साथ में ये बता दो कितने घंटों के लिए की। ओके, कि लेबर ने कितने घंटे काम किया और हम लोग उसको क्या रेट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये चीजें भी साथ साथ बताते जाना उसके। फिर ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इन्वेंट्री कार्ड जब बनाते थे, तो क्या सिर्फ परचेज की अमाउंट लिख देते थे? क्या लिखते थे? क्वांटिटी भी लिखते थे, उसका रेट भी लिखते थे, फिर आगे अमाउंट लिखते थे, था ना ऐसा? यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही है कि मटेरियल जब बताने लगो तो क्वांटिटी भी साथ में बता देना कि कितनी यूज हुई और उसकी वैल्यू भी बता देना। क्लियर? Direct labor including time consumed on each job and other direct expenses incurred in connection with the specific job. Indirect manufacturing cost and non-manufacturing cost are absorbed into the product or services cost on the basis of absorption rate as discussed in this. For example, reflect process of recording the cost job order cost sheet or card। ये एक एग्जांपल उन्होंने हमें दी और इससे रेलेवेंट हम लोगों ने जॉब कॉस्ट कार्ड बना के देना है। फॉलोइंग कॉस्ट इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड अबाउट द जॉब नंबर। तो उसने आपसे कहा नहीं था कि आप लोगों ने ये जॉब नंबर जाके रिकॉर्ड करना है, मतलब जो भी जॉब होगी आपने कह दिया जॉब नंबर 30, जॉब नंबर 30 सीक्वेंस के साथ आप लोग चल, मतलब ऑर्डर नंबर जैसे हम लोग लिख रहे होते हैं, तो ये आपका ऑर्डर नंबर है। अब उसमें क्या कहा गया? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्टिंग 10,000, डायरेक्ट लेबर रुपीज 6,000 एंड डायरेक्ट एक्सपेंसिस आर रुपीज 4,000, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रुपीज 20 पर और production overhead or charge at the rate of ₹30 per direct labor or and non-production overhead are charged at the rate of 40% of the prime cost। Total production of job number 453 is। और इसका जब हम लोग कार्ड बनाने लगेंगे तो सिंपली हमने जाके लिखना है हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल, सिंपली उसने बता दिया था। अब उसने क्वांटिटी नहीं बताई तो भाई मेरे लिए मुश्किल है लिखना जाकर, तो अब मैं इग्नोर कर सकता हूँ। फिर डायरेक्ट लेबर के बारे में बता दिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया प्राइम कॉस्ट को। प्राइम कॉस्ट में प्रोडक्शन ओवरहेड जाने लगे, तो प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए उसने कहा कि 20 रुपीज हम लोग लेबर को जो पे कर रहे हैं वो ₹20 है और जो प्रोडक्शन ओवरहेड है वो 30 पर। अब डायरेक्ट लेबर और डायरेक्टली नहीं बताया उसने, उसने क्या किया? उसने लेबर को जो हम लोग पे कर रहे हैं वो बता दिया और पर आवर रेट कितना है उसने वो बता दिया। तो यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि लेबर आवर्स कितने होंगे। तो हमारे पास लेबर आवर्स 6,000 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 300, 300 मल्टीप्लाइड बाय 30 इज इक्वल टू, तो मेरे पास जो प्रोडक्शन ओवरहेड बनेंगे वो आ जाएंगे 9,000। ये बात समझ आ गई? अच्छा, जब प्रोडक्शन ओवरहेड आ गए तो ये बन गई आपके पास आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द जॉब। तो इस प्रोडक्शन कॉस्ट ये बेसिकली कितने नंबर ऑफ यूनिट्स की प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो इस एक जॉब में हम लोग कितने नंबर ऑफ यूनिट बना रहे हैं। तो अगर पर जॉब कॉस्ट पूछे तो हम उसे कहेंगे 29,000। मेरी बात समझ आई? अच्छा, साथ में अगर देखें
तो अभी तक तो मैं सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड तक गया हूँ, नॉन प्रोडक्शन की तो अभी मैंने बात ही नहीं की। तो अब अगर यहाँ मैं नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड भी लेकर आ जाऊं ऑफ रुपीज 40% ऑफ, तो देखो मैंने प्राइम कॉस्ट पहले से कैलकुलेट कर दी 20,000 का 40% इज इक्वल टू 8,000 नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड हो गए। तो टोटल इस जॉब की कॉस्ट क्या आएगी, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए 5,000, तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई, तो ये आपसे पूछी जा सकती है। अब पर यूनिट कॉस्ट है आपके पास 7.4, इट मींस दैट कि जो आपकी सेलिंग प्राइस होनी चाहिए वो 7.4 से ऊपर हो इफ यू वांट टू अर्न प्रॉफिट, तो वो 7.4 पर यूनिट से ऊपर रखोगे आप लोग। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, कोई ऐसी चीज जो नहीं आप लोग सीख रहे हो इसमें? अच्छा, अब हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जांपल नंबर 2। अच्छा, एग्जांपल नंबर 2 भी बिल्कुल इसी तरह से है। क्या कहते हैं, कंपनी ऑपरेट्स अ जॉब कॉस्टिंग सिस्टम, फिर जॉब नंबर दिस विल रिक्वायर of direct material, direct labor, which is paid, so 2100 divided by 14 is equal to 150 direct labor, और ऐसे ही है ना, प्रोडक्शन ओवरहेड्स और एब्जॉर्ब एट द रेट ऑफ पर डायरेक्ट। तो प्रोडक्शन ओवरहेड कितने बन जाएंगे हमारे पास, 150 मल्टीप्लाइड बाय 30 इज इक्वल टू 4500, and non-production overhead are absorbed at the rate of 30% of, अब प्राइम कॉस्ट नहीं है और प्रोडक्शन कॉस्ट है हमारे पास, तो प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या शामिल हो जाएगा, 3450 प्लस 2100 प्लस 4500, तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या बन जाएगी, 10,050, उसका 30% अगर हम लोग ने 3015, ये आप लोगों के पास आ जाएगी नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। और जब 10,050 में ऐड करोगे 15 में, तो फिर आपके पास टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या बन जाएगी, और हम लोगों ने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए, तो डिवाइडेड बाय 1000 करो तो पर यूनिट कॉस्ट क्या आ जाएगी, 13.6। अब देखो क्या कह रहे हैं, एक्सपेक्टेड सेल प्राइस ऑफ द जॉब एज्यूमिंग अबव ऑर्डर कंटेन 1000 यूनिट, अब पर यूनिट कॉस्ट आ गई पर यूनिट कॉस्ट, एंड कंपनी एक्सपेक्ट 20% मार्कअप। तो आप क्या करना है, इस कॉस्ट को मल्टीप्लाइड बाय 1.2 कर दो, 20% प्रॉफिट लेना है ना, 100 कॉस्ट हो 20 का प्रॉफिट हो, तो सेलिंग प्राइस 120%, तो मल्टीप्लाइड बाय 120 कर दो, तो ये आपकी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस होगी 15.67 समथिंग, तो उसने 68। कोई डाउट? क्या इसको मजीद एक्सप्लेनेशन की जरूरत है? क्या आपको मुश्किल चीज पढ़ रहे हो, क्या मजेदार सी चीजें, आसान सी चीजें हैं ये, ऐसा है ना? अच्छा, अब चलते हैं कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स फॉर जॉब कॉस्टिंग। कोई मुश्किल चीज नहीं है, इससे पहले जैसे आप लोग करते थे बिल्कुल वैसे ही है। जर्नल एंट्रीज में भी कोई फर्क नहीं है, क्या आप लोग जैसे रॉ मटेरियल परचेज करते थे बिल्कुल वैसे ही लेके चलोगे। अच्छा भाई, आप लोगों ने देखा जो आप लोग रिकॉर्डिंग करते हैं ना, दो सिस्टम थे, इंटीग्रेटेड एंड इंटरलॉकिंग। क्वेश्चन साइलेंट है तो इंटीग्रेटेड है, ओके, इंटरलॉकिंग होगा तो आपको बता दें, अदरवाइज आपने अपने काम को खाम खाम में डिफिकल्ट नहीं करना। मतलब अब जब आप मटेरियल परचेज करोगे ना, तो आप मटेरियल अकाउंट को डेबिट और कैश या बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। मेरी बात समझ आई? अदरवाइज आप लोग क्या करते थे, मैं आप लोग सबसे पहले फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट, कैश या पेबल को क्रेडिट, फिर फैक्ट्री में जाते थे, वहां पे मटेरियल अकाउंट रिकॉर्ड करते थे, मटेरियल अकाउंट को डेबिट करते थे, जर्नल लेजर अकाउंट को क्रेडिट। ये काम नहीं करना अब, जब तक के क्वेश्चन में कहा ना जाए। जब क्वेश्चन साइलेंट तो इंटीग्रेटेड, आसान रास्ता चुनना। क्लियर हो गई बात? तो वैसे ही मटेरियल परचेज करने की एंट्री, फिर उस मटेरियल में से कितना डायरेक्ट है कितना इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है तो वर्क इन प्रोसेस में, इनडायरेक्ट है तो फैक्ट्री ओवरहेड। लेकिन एक चीज का फर्क आएगा कि अगर आप लोग सपोज स्टिचिंग वर्क कर रहे हो तो मटेरियल तो एक ही यूज होगा,
ऐसे ही है ना, मेरे लिए करोगे तो मटेरियल वही, आपके लिए करेंगे तो मटेरियल वही, है ना ऐसा। तो अब आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मटेरियल कौन सी जॉब में कितनी अमाउंट के साथ जा रहा है। तो जितनी आप लोग देखो, मटेरियल अकाउंट एक ही होगा, ओके, लेकिन वर्क इन प्रोसेस अकाउंट एक नहीं हो। वर्क इन प्रोसेस अकाउंट उतने ही होंगे जितनी जॉब्स। मेरी बात समझे हो? तमाम जॉब्स पे मटेरियल एक ही लगेगा, लेकिन तमाम जॉब्स का वर्क इन प्रोसेस डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो अगर सपोज आपके पास 3-4 जॉब्स हैं, तो वर्क इन प्रोसेस जॉब ए, वर्क इन प्रोसेस जॉब बी, वर्क इन प्रोसेस जॉब सी, और मटेरियल अकाउंट क्रेडिट। इसी तरह लेबर तो एक ही लगेगी, लेकिन तमाम जॉब्स को के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम हो सकता है। तो जब डायरेक्ट लेबर होती है, सिंपल एंट्री क्या बनाते हो, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट एंड लेबर अकाउंट क्रेडिट। लेकिन अगर जॉब्स डिफरेंट हैं, एक से ज्यादा हैं, तो वर्क इन प्रोसेस जॉब ए डेबिट, वर्क इन प्रोसेस जॉब बी डेबिट, वर्क इन प्रोसेस जॉब सी डेबिट, और क्रेडिट लेबर अकाउंट। ओके, मतलब जितनी जॉब्स है ना वर्क इन प्रोसेस उतने आ जाएंगे। बस इतना सा फर्क है इस पूरे चैप्टर का। बात क्लियर? तो फिनिश्ड गुड्स भी हर जॉब के लिए अलग अलग आएंगे। फिनिश्ड गुड्स भी हर जॉब के लिए अलग अलग। मटेरियल अकाउंट एक ही आएगा, लेबर अकाउंट भी एक ही आएगा, एफओएच अकाउंट भी एक ही आएगा, लेकिन मटेरियल भी डिफरेंट जॉब्स में डिवाइड होगा, लेबर भी डिफरेंट जॉब्स में डिवाइड होगी, एफओएच भी डिफरेंट जॉब्स में डिवाइड होगा। तो हर जॉब का अपना अपना वर्क इन प्रोसेस आएगा। हर जॉब के वर्क इन प्रोसेस में से उस जॉब से रेलिवेंट फिनिश्ड गुड्स बनेगी। हर जॉब का अपना अपना फिनिश्ड गुड्स का अकाउंट होगा। बात क्लियर होगी सब बच्चों को? तो हर जॉब सेल भी अलग से हो रही होगी, हर किसी की कॉस्ट ऑफ सेल भी डिफरेंट होगी। बात क्लियर? बात क्लियर? ऐसा भी हो सकता है कि कोई जॉब इस साल स्टार्ट हुई लेकिन कंप्लीट नहीं हो सकी, हो सकता है उसके ऊपर एज कंपेयर टू अदर जॉब ज्यादा टाइम ड्यूरेशन लग रहा हो, हमें कंप्लीट ही ना हुई हो। जब कंप्लीट नहीं हुई होगी तो क्या सेल होगी वो? तो ऐसी जॉब्स जो ड्यूरिंग द पीरियड कंप्लीट होकर सेल हो गई, कितने पे हुई, वो हमें डाटा प्रोवाइड करेगा। क्लियर? तो हम उसके लिए ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं प्रोवाइड कर रहा, मतलब कि अभी तक स्टिल इज इन प्रोसेस, नहीं। ओके, चले अब यहां पर देखें। तो इनकी रिकॉर्डिंग एसेट कोई मुश्किल काम नहीं है। देखें, इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश द कॉस्ट ऑफ ईच इंडिविजुअल जॉब इन अ कॉस्ट सिस्टम, it is necessary to have pro procedures for recording direct cost in such a way that they can be allocated to specific job. Production overheads and non-production overheads can be charged using overhead absorption rates within a system of absorption costing. The procedure with accounting entry for each cost charge to job is given in the following paragraph. अब देखिए भाई, सबसे जब भी जर्नल एंट्रीज की बात आए ना, सबसे पहले उठाया करें अपना रॉ मटेरियल, उसकी सारी जर्नल एंट्रीज कर लिया कर। फिर जाएं लेबर के पास, लेबर की सारी जर्नल एंट्रीज कर लें कि जो आपने पे किया उसकी जर्नल एंट्री। फिर उस लेबर में से जॉब ए को, बी को, सी को कितनी कितनी लेबर क्लासिफाई कर रहे हो, वो आ गई, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, वो जाके आप लोगों ने रिकॉर्ड कर देनी है। ऑलराइट, जब लेबर खत्म हो जाए तो एफओएच की तरफ आ जाना। फिर एफओएच की वर्किंग स्टार्ट कर देना कि एक्चुअल हमारे ओवरहेड्स कितने हुए हैं, और हम लोगों ने एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड वर्क इन प्रोसेस ए, बी एंड सी में कितने कितने लेकर गए। जब ओवरहेड भी खत्म हो जाए, फिर हर जॉब के वर्क इन प्रोसेस पे आ जाना। हर जॉब के वर्क इन प्रोसेस देखना कि उस जॉब में टोटल वर्क इन प्रोसेस कितना है,
उसको ओपनिंग क्लोजिंग के साथ कंपेयर करना, तो पता चल जाएगा कि फिनिश्ड गुड्स कितनी बढ़ रही हैं हर जॉब से रेलेवेंट। जब तमाम के वर्क इन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएं, फिर उनकी फिनिश्ड गुड्स के ऊपर चले जाना, और फिनिश्ड गुड्स के ओपनिंग और क्लोजिंग के साथ कंपेयर करके हर जॉब से रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ सेल डिटरमिन करना। ओके हो गई बात। तो आपने अगर इसी तरह एक सिस्टम के मुताबिक चलोगे ना, तो आपको कहीं पे भी परेशानी नहीं होने वाली। फिर चाहे आपसे वो हंड्रेड्स जर्नल एंट्रीज भी पूछ लेना, और आप सीक्वेंस के साथ चल रहे हो, आप कहीं पे भी नहीं रुकने वाले। आपको पता होगा कि मैंने इस तरह से चलते जाना है, कोई मुश्किल नहीं होने वाली आप लोगों को। ऑल राइट। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले उसने कहा मटेरियल के लिए जो एंट्रीज, सबसे पहले मटेरियल की क्या एंट्री होती है? मटेरियल परचेज करो, ऐसा ही है ना? क्या, क्योंकि भाई ओपनिंग अगर कोई रखा हुआ है तो ओपनिंग के तो मैं जर्नल एंट्री नहीं रिकॉर्ड करूंगा ना। तो सबसे पहला काम क्या होता है? मटेरियल का मटेरियल परचेज करोगे तो क्या एंट्री रिकॉर्ड करोगे? मटेरियल अकाउंट डेबिट, मटेरियल पेएबल अकाउंट, या कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट। फैक्ट्री नहीं, इंटीग्रेटेड सिस्टम है तो कैश, बैंक या पेएबल को क्रेडिट कर। फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट नहीं करता, होता भी नहीं है। ओके। अच्छा, फिर परचेज किया तो ये, तो अगर परचेज रिटर्न किया तो फिर इसका रिवर्सल रिकॉर्ड कर दो, पेएबल को डेबिट कर दो और मटेरियल अकाउंट को क्रेडिट कर दो। इश्यू करोगे मटेरियल, तो आपने ये देखना है कि जहां पर इश्यूएंस के लिए कि ठीक है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो देखना ही है, कि डायरेक्ट है तो वर्क इन प्रोसेस, इनडायरेक्ट है तो एफओएच। लेकिन भाई डायरेक्ट है तो जॉब ए को कितना, अब हर जॉब पे इक्वल इक्वल मटेरियल नहीं यूज हो सकता, तो आपको बताएगा कि जॉब ए के ऊपर कितना मटेरियल है, बी पे कितना है, सी पे कितना है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने उस जॉब के वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करना है। अब यहां पर हम लोग ना सिंगल जॉब लेके चल रहे हैं, तो सिंगल जॉब है तो हम उस जॉब के वर्क इन प्रोसेस को डेबिट कर देंगे और मटेरियल अकाउंट को क्रेडिट। सपोज यहाँ पे मल्टीपल जॉब्स होती, तो आप चाहो तो हर जॉब के लिए अलग अलग सेम एंट्री रिकॉर्ड करते जाओ, लेकिन कंबाइंड एंट्री भी रिकॉर्ड कर सकते हो कि वर्क इन प्रोसेस जॉब नंबर 30, वर्क इन प्रोसेस जॉब नंबर 30, और एंड में क्रेडिट एक ही मर्तबा में मटेरियल अकाउंट को कर दो। बात समझ आ गई? अच्छा, जब यहां तक पहुंच गई, अब आपका सफर वर्क इन प्रोसेस तक चला गया। फिर देखो, अगर वर्क इन प्रोसेस से मटेरियल वापस आ जाए, ऐसा हो सकता है कि आप लोगों ने स्टोर रूम से मटेरियल इशू किया फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन वालों ने कुछ मटेरियल यूज कर लिया जो यूज हो सकता था, लेकिन कुछ एक्सेस अमाउंट थी या कुछ मटेरियल डैमेज था, तो उन्होंने आपके पास वापसी भिजवा दिया। तो क्या वो डायरेक्टली आपके सप्लायर के पास वापसी भिजवाएंगे? नहीं, उन्होंने तो स्टोर रूम में वापसी भेजना है ना। तो भाई जब देखो, जब स्टोर रूम से रॉ मटेरियल वापस होगा सप्लायर के पास, तो ये है परचेजेज रिटर्न। तो एंट्री क्या बनेगी? पेएबल डेबिट और रॉ मटेरियल क्रेडिट। लेकिन जब आपने इशू किया फॉर प्रोडक्शन और वहां से रिटर्न हुआ फ्रॉम प्रोडक्शन, तो ऐसी सिचुएशन में परचेजेज रिटर्न नहीं है। ऐसी सिचुएशन में तो आपके स्टोर रूम में मटेरियल वापस आ रहा है, तो आप लोग क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में? अपना रॉ मटेरियल डेबिट कर दो और वर्क इन प्रोसेस फॉर दैट स्पेसिफिक जॉब वो हमने क्रेडिट कर देना। अब जरूरी नहीं कि हर जॉब आपको रॉ मटेरियल वापस करे, ये जरूरी नहीं है। जो जॉब आपको रॉ मटेरियल वापस करेगी सिर्फ उसके वर्क इन प्रोसेस को क्रेडिट कर दे। लेकिन आपके पास तो मटेरियल आ रहा है ना, तो आपने जाकर उसको डेबिट कर देना है। कोई प्रॉब्लम? क्लियर? तो आपको ना क्वेश्चन में उलझाएगा कि आपने रॉ मटेरियल ये इशू किया, लेकिन सिर्फ जॉब सी ने आपको रॉ मटेरियल वापस कर दिया, तो रॉ आप लोगों ने सिर्फ जाकर जॉब सी के वर्क इन प्रोसेस को क्रेडिट कर देना है, बाकियों को सेम रहने दो। ओके हो गई बात? क्लियर? फिर उसके ऊपर कहते हैं इशुएंस ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल। तो इनडायरेक्ट मटेरियल की इशुएंस हो तो फिर कहां जाएगी? एफओएच। और जो एफओएच होता है ना, वो एक ही अकाउंट है, उसके साथ जॉब ए बी सी लिखने की जरूरत नहीं होती। वर्क, मैंने आपसे कहा मटेरियल लेबर एफओएच एक ही अकाउंट है, लेकिन वर्क इन प्रोसेस जितनी जॉब्स उतने अकाउंट।
तो वर्क इन प्रोसेस के लिए जॉब नंबर लिखना बहुत जरूरी होता है। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट, अब देखो लेबर के लिए आ गई एंट्रीज। सबसे पहले लेबर को पे करो। सबसे पहले तो लेबर से उनकी सर्विसेज लोगे ना, जब सर्विसेज ले लोगे तो लाजमी बात है उनकी सैलरीज पेएबल बन जाएंगी। तो आप लोग अपने सैलरीज एंड वेजेस कंट्रोल अकाउंट, लेबर अकाउंट, पे रोल अकाउंट को डेबिट कर दो। और पे रोल पेएबल या एक्रियूड पे रोल, एक्रियूड सैलरीज एंड वेजेस, जो भी अकाउंट जिस तरह से भी आपने बनाया हो उसको क्रेडिट कर दोगे। बात क्लियर? फिर आपने देखना है कि भाई ये जो वेजेस आपने पे की हैं, ये अगर हैं डायरेक्ट लेबर तो किसके पास जाएंगी? वर्क इन प्रोसेस ऑफ दैट स्पेसिफिक जॉब। ऑलराइट। अब ये जरूरी नहीं है कि हर जॉब के ऊपर एक जैसी लेबर लगी हो, ये जरूरी नहीं है। तो आपको बता देंगे कि हर जॉब के ऊपर कितनी लेबर लगी है अकॉर्डिंग टू टाइम। कभी ऐसा होगा सिर्फ टाइम बता देंगे तो वैल्यू हम लोग खुद डिटरमिन कर लेंगे। तो उस स्पेसिफिक जॉब के वर्क इन प्रोसेस को करेंगे हम लोग डेबिट। बात समझ आ रही है ना? और अगर इनडायरेक्ट होगी तो प्रोडक्शन ओवरहेड को हम लोग डेबिट कर देंगे और सैलरीज एंड वेजेस कंट्रोल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? अब हम लोग कहां चले? प्रोडक्शन ओवरहेड में। देखिए क्या सीक्वेंस के साथ नहीं चल रहे। तो जब प्रोडक्शन ओवरहेड के पास गए तो सबसे पहले पे करो, एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड देखो। तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को डेबिट, और अगर पे कर चुके हो तो बैंक या कैश अकाउंट क्रेडिट, और अगर अभी तक पे नहीं किए तो पेबल अकाउंट को क्रेडिट कर दो। क्लियर? अब आप में आना है इस प्रोडक्शन ओवरहेड में अकॉर्डिंग टू ओ ए आर, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। आपने इनको एब्जॉर्ब करवाना है और हर स्पेसिफिक जॉब के वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करोगे और एफ कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करोगे। बात क्लियर? कोई इशू? अब जब इधर से निकलोगे तो फिर जाओगे जरा कंप्लीशन के मराहिल की तरफ। अकाउंटिंग फॉर कंप्लीशन एंड सेल्स। जब कंप्लीट हो गया तो आ जाओ फिर सेल्स करते हैं। तो भाई कंप्लीशन में जब आप लोग जाने लगते हो तो फिनिश्ड गुड ऑफ दैट जॉब डेबिट होगा और आपका वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो जाएगा ऑफ दैट जॉब। तो उसके साथ जॉब नंबर लिखना जरूरी है। फिनिश गुड्स के साथ जॉब नंबर और वर्क इन प्रोसेस के साथ भी जॉब नंबर। अब फिनिश्ड गुड्स के कोई ओपनिंग क्लोजिंग उनके साथ मैच करके उनको लेकर चले जाओगे कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर। तो इसने ना बेसिकली दो डिफरेंट एंट्रीज को मर्ज करके लिख दिया। क्या कि पहली एंट्री बेसिकली मेरे पास बननी बननी थी फिनिश्ड गुड्स टू, दूसरी एंट्री मेरे पास बननी थी कॉस्ट ऑफ सेल टू। तो वो कहता है जितनी अमाउंट से ये फिनिश्ड गुड्स आ रही हैं वही मैं सेल करूंगा ना। तो उसने जाके कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट और वर्क इन प्रोसेस को क्रेडिट कर दिया। ऑलराइट। ये उस सूरत में बिल्कुल ठीक है जब फिनिश गुड्स हो ही ना, ना ओपनिंग हो और ना क्लोजिंग हो, या जब दोनों का बैलेंस ओपनिंग और क्लोजिंग का बैलेंस इक्वल हो तो जितना वर्क इन प्रोसेस से आएगा उतनी ही सेल्स हो जाती है। बात समझ आई? लेकिन आपकी अगर ओपनिंग स्टॉक में फिनिश्ड गुड्स रखी हुई थी, क्लोजिंग कुछ और आपके पास फिनिश्ड गुड्स आ रहा है, तो आपको दो एंट्रीज ही रिकॉर्ड करनी चाहिए। तब पहले वर्क इन प्रोसेस से फिनिश्ड गुड्स में लेकर आओ, फिर फिनिश्ड गुड्स को जितनी आप सेल, अब ये तो जरूरी नहीं है ना कि आपने 1000 नंबर ऑफ यूनिट बनाए तो सारे के सारे सेल हो जाएंगे, हैं? जरूरी है। जॉब के केस में जरूरी है, कस्टमाइज्ड ऑर्डर है। तो मैं उसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए ही बना रहा हूं। पहले नहीं थी ओपनिंग, जब उसको ऑर्डर कंप्लीट कर लूंगा तो क्लोजिंग भी कुछ नहीं होना। यही वजह है कि उसने फिनिश गुड्स बनाई ही नहीं है, वर्क इन प्रोसेस है उठाई और उसको सेल कर दी। ओके, लॉजिकली चल रहा है। ऑल राइट। तो जब थी ही अच्छा स्पेसिफिक ऑर्डर था, वो ऑर्डर किसी और के लिए नहीं था, तो आपको लगता है उसने मुझे 100 यूनिट का ऑर्डर दिया होगा तो मैंने 200 बना लिए होंगे? नहीं, मैंने 100 ही बनाए होंगे। तो जब 100 ही उसको चाहिए था और मैंने उसको दे दिया, क्या फिनिश गुड का कोई क्लोजिंग आएगा? नहीं, बेसिकली फिनिश गुड का अकाउंट ही नहीं बन रहा होता।
ओके हो गई ये बात क्लियर? इस यही वजह थी कि उसने उस चीज को स्किप कर दिया कि फिनिश गुड लाजमी बात है जितनी बनकर आएंगी सारी की सारी सेल कर दूंगा। तो वो कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल टू वर्क इन प्रोसेस। क्लियर? और फिर सेल की है तो जितनी की कॉस्ट थी क्या उतने पे सेल करेगा, तो फिर लाजमी बात है सेलिंग प्राइस तो डिफरेंट होगी। तो अगर आपको वो सेल प्राइस भी बता देता है तो ऐसी सिचुएशन में आपने अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट और सेल्स को क्रेडिट कर देना। एनी प्रॉब्लम? ऑल क्लियर? चलें गुड। ये आपके पास एक जॉब कॉस्ट अकाउंट्स आ गए जिसमें ऊपर जो हमारे पास ये कोई एंट्रीज वगैरह इधर उसने बताई हुई थी। तो देखो वर्क इन प्रोसेस में क्या चीज आ रही है 3450 2100 और इस किस्म की काफी सारी चीजें। तो यही वो चीजें उसने यहाँ इलिस्ट्रेशन के तौर पर लिख दी। कहता है मटेरियल सपोज कर रहा है कि आपके पास एक जॉब है 123 की, उसमें मटेरियल यूज हुआ 1800 का, सैलरीज लेबर आ गई 3000 की, एफओएच आ गए 3000 के। तो कहता है डायरेक्ट अब फिनिश्ड गुड्स ना लिखना, कॉस्ट ऑफ सेल लिख देना और वो कॉस्ट ऑफ सेल 7800 की चली जाए। ओके हो गई बात क्लियर? यस सर। एग्जाम्पल नंबर 3 ना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें सारी यही वर्किंग ही आप लोगों ने करनी है जो भी हम लोगों ने डिस्कस की। जरा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, एग्जाम्पल की रिक्वायरमेंट और डाटा जो हमारे पास गिवन है। आप देखें यहाँ पर कहता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू जॉब एक्टिविटी इन द मंथ ऑफ जून। और वो कौन, अभी जो इतना हम लोगों ने पढ़ा उसमें सिर्फ एक ही जॉब थी, लेकिन अब जो इलिस्ट्रेशन आ रही है उसमें हमारे पास 3 डिफरेंट जॉब्स हैं। अब उसने आपको क्या डाटा दिया, कहता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 500 980 एंड 600। कहता है कमेंस्ड 3rd में 2nd अप्रैल एंड 7 जून, कंप्लीटेड 21 जून, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई एंड 19 जून। ऑल राइट, कि उसके ऊपर कितना हमारा टाइम लग गया। फिर कहते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कंप्राइज्ड। तो किसी किस्म का इधर उसने कोई नहीं बताया, जॉब 0607 का कोई ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है हमारे पास। लेकिन यहाँ पे कहता है डायरेक्ट मटेरियल ऑल मटेरियल 5000। फिर डायरेक्ट लेबर हमारे पास आ गई ऑल ग्रेड ए, मतलब लेबर की भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो ग्रेड ए की लेबर उसकी वैल्यू, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं। तो हमारे पास जो वर्क इन प्रोसेस होता है उसमें मोस्टली केसेस में हमारा मटेरियल कंप्लीट फॉर्म में होता है, लेबर की कुछ ना कुछ परसेंटेज अप्लाई होती है, मजीद अभी होनी है, साथ में ओवरहेड्स की भी कुछ अमाउंट उसमें शामिल हो चुकी होती है, मजीद अभी होनी होती है, उसके बाद जाकर उसने कंप्लीट होना है। तो उसने हमें बता दिया कि जो हमारा ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है उसमें मटेरियल लेबर फैक्ट्री ओवरहेड्स वेरिएबल एंड फिक्स्ड कितने कितने शामिल हो चुके हैं, उसके बारे में हमें डाटा प्रोवाइड किया। फिर कहते हैं मटेरियल इश्यूज फ्रॉम स्टोर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून। दो मटेरियल्स हैं हमारे पास, मटेरियल एक्स एंड मटेरियल वाई। उनकी क्वांटिटीज बताई हैं कि हम लोगों ने हर जॉब में और हर जॉब में दोनों मटेरियल यूज हो रहे हैं, मटेरियल एक्स भी कंज्यूम हो रहा है और मटेरियल दोनों के मिलाप से जाकर एक जॉब कंप्लीट हो रही है। तो उसने आपको बता दिया कि प्रोडक्ट ए बी एंड सी में कौन कौन सा मटेरियल। जबकि अगर लास्ट में अगर आप लोग देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे लास्ट जॉब के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मटेरियल एक्स अप्लाई होना है, मटेरियल वाई उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। फिर नेक्स्ट वन इज लेबर। लेबर के लिए देखें तो दो टाइप्स की लेबर मौजूद हैं, ग्रेड ए एंड ग्रेड बी, मतलब स्किल्ड एंड अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड लेबर मौजूद हैं। उसके लिए उसने टाइम बताया है, रेट फिर नहीं बताया कि कितने कितने घंटे किस जॉब के ऊपर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। फिर वो आए कॉस्ट के ऊपर, तो कहते हैं मटेरियल एक्स जो आपके पास है वो 220 पर किलोग्राम, मटेरियल वाई 500 पर किलोग्राम, और ग्रेड ए के लिए 250 पर आवर पे करते हैं, जबकि ग्रेड बी के लिए 400। तो ग्रेड बी जो है वो स्किल्ड है और जो ग्रेड ए है वो सेमी स्किल्ड है, रेट ज्यादा है ना इसका। ओके, फिर देखो कहता है वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन जो है वो 300 पर आवर। तो कौन से और
तो गिवन ही सिर्फ वही थे, तो लेबर और ही आएंगे हमारे पास। ओके, नेक्स्ट वन इज, कहते हैं फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड इज अब्सॉर्ब्ड यूजिंग, अब उसने खुद भी आपको बता दिया। फिर बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड जो हमारे पास है वो 160,000 के हैं, बजटेड लेबर और 500,000 के हमारे पास मौजूद हैं। बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड हैं 160,000 और बजटेड लेबर और हैं हमारे पास 500,000। ऑलराइट, ऊपर जो गिवन था ना रेट, वो वेरिएबल ओवरहेड के लिए था, जबकि फिक्स्ड के लिए रेट वो यार वो हमने खुद कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, 160,000 डिवाइडेड बाय 500 इज इक्वल टू 800, नहीं 320, 320 पर लेबर और फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड का रेट हमारे पास आ जाएगा 160,000 डिवाइडेड बाय 500। ये बात क्लियर। और जो एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड वो आए हैं हमारे पास वो 161,000। तो यहां से हमें पता चलेगा ओवर और अंडर अप्लाइड ओवरहेड। बात क्लियर। अच्छा, फिर क्या कहते हैं, द कंपनी नीडेड टू हायर अ स्पेशल मशीन फॉर जॉब 0402। देखें, स्पेसिफिक जॉब के लिए हम लोग मशीनरी हायर कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने क्या करना है, 5,000 उसका रेंट है। तो ये 5,000 हम लोग सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पर, मतलब उसकी प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनेगा, लेकिन सिर्फ एक ही जॉब के अंदर आएगा, बाकियों को से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। 20 kilograms of raw material were returned to store on completion of job 0607। तो लास्ट वाली जॉब उसको हम लोगों ने इश्यू किया मटेरियल 900 का, वो जॉब ड्यूरिंग द पीरियड कंप्लीट हो गई और उससे रिटर्न मिला 20 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल। फिर कहते हैं फॉर इंटरनल profit reporting purposes administrative and marketing expenses are added to the cost of sales at 20% of full production cost। जो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड हैं हमने प्रोडक्शन कॉस्ट फाइंड करनी है, उनका 20% नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट के तौर पर लेकर आना है, फिर आपके पास फुल कॉस्ट आ जाएगी। कहते हैं एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ जॉब एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस इन द पीरियड वाज रुपीज 130,000। Note, the system suggested is similar to that for the receivables control account backed up by the receivable ledger। In this case, there is a work in process control account backed up by the job costing ledger। अच्छा, अब सब इसने ना इस काम को ना टास्क्स में डिवाइड कर दिया है कि जितना भी क्वेश्चन था ना हम लोग इसको टास्क्स में जाकर कंप्लीट करेंगे। और वो कैसे, कहते हैं सबसे पहले जो जो रिसोर्सेस जिस जॉब में यूटिलाइज किए उनकी ना एक शीट बना लो, उनका एक स्केड्यूल अपने पास मेंटेन कर लो। और उसके लिए अगर आप लोग देखें मटेरियल, सबसे पहले मटेरियल के बारे में, कौन सा मटेरियल था, मटेरियल एक्स। उसमें देखें तो आपके पास किलोग्राम्स, उसका रेट वगैरह और रुपीस वगैरह गिवन है, और साथ में उसने डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स वगैरह लिख कर दे दी आप लोगों को। तो वहां से हमें पता चल जाता है कि टोटल हमारे पास मटेरियल कितना यूटिलाइज हुआ। ऑल राइट, ऑल राइट। अच्छा, फिर अगर आप लोग यहां पर चाहते हैं तो इसको कॉलम वाइज इधर जॉब्स भी लिख सकते थे, तो पता चल जाता हर जॉब में कितना कितना मटेरियल जा रहा है और उसकी प्राइसेस का भी आइडिया हो सकता था। ओके, हो गई बात। अच्छा, अब यहां पर देखिए मटेरियल एक्स जैसे उसने बात की, तो मटेरियल एक्स जीरो तमाम जॉब्स में यहां पर आपको पता चल गया 200, 800 एंड 900, और इसकी वैल्यू कितनी है 220। और यहां से रिटर्न भी हुआ था आपके पास 20 फ्रॉम जॉब 0607। तो आप लोग यहां पे आए ना 200, 800, लास्ट वाली जॉब में 900 इशू किया, लेकिन 20 वापसी हो गया, तो यूटिलाइज कितना हुआ 880। टोटल यूटिलाइजेशन कितनी हो गई 1880।
एट द रेट ऑफ, तो टोटल अमाउंट इतना। अब मटेरियल एक्स के ऊपर तमाम जॉब्स में मटेरियल एक्स जॉब 0503 पर इतनी अमाउंट का लगा, 0504 पर इस अमाउंट के साथ मटेरियल जाएगा, और 0607 पर जो मटेरियल अप्लाई हुआ वो 193,600 का था। कैसे ही है ना, क्लियर। इसी तरह मटेरियल वाई आ गया, मटेरियल वाई सिर्फ 2 जॉब्स में जा रहा था और इस अमाउंट के साथ गया, और ये उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई। इसी तरह लेबर के बारे में उसने अलग से हमें बताया, तमाम जॉब्स की लेबर, ये ऑर्स थे, ये हम उनको पे कर रहे हैं, तो ये उनकी प्राइसेस आ। फिर लेबर ग्रेड बी हमारे पास आ गई, उसके बारे में सारा डाटा। वेरिएबल ओवरहेड्स उसने डायरेक्ट रेट बता दिया था, वेरिएबल ओवरहेड्स का डायरेक्ट रेट हमारे पास कितना आ रहा था, 300 पर लेबर और, ऐसे ही है ना। तो अगर आप लोग यहाँ पे गौर करो, तो भाई क्या उसने कहा था, लेबर और ऑफ ग्रेड ए, लेबर और ऑफ ग्रेड बी, कैसी कोई बात की उसने? तो भाई आपने ग्रेड ए और ग्रेड बी दोनों के लेबर आवर्स को ऐड करके उसे बताना है, क्लियर। इसी तरह नेक्स्ट जॉब के लिए भी आपने इन दोनों को ऐड किया, तो आपके पास ये 220 बन गया। थर्ड जॉब के लिए आपने इन दोनों को ऐड किया, तो आपके पास 170 बन गया। ये बन जाएंगे आपके वेरिएबल्स ओवरहेड। अब बात करनी है फिक्स्ड ओवरहेड की, तो फिक्स्ड ओवरहेड में सेम यही लेबर आवर्स आ जाएंगे, डायरेक्ट लेबर आवर्स ही लेने हैं, लेकिन इन टोटल, ऑलराइट, सिर्फ ग्रेड ए या ग्रेड बी वाले नहीं, दोनों को लेना है। और इसका रेट हमारे पास कैसे आ जाएगा, उसके लिए उसने डाटा प्रोवाइड किया था, 160,000 डिवाइडेड बाय 5,000 इज इक्वल टू, तो हम लोगों ने ये अप्लाई कर दिया, तो ये अमाउंट हमारे पास आ गई, क्लियर। जब आप ये काम कर लेते हो, तो आपके लिए जर्नल एंट्रीज मुश्किल नहीं है, अब क्योंकि सारी वैल्यूज आपके सामने हैं पड़ी, आप इजीली जर्नल एंट्रीज बना सकते हैं। अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, तो बेसिकली आपको ये वाला सारा काम करने की भी जरूरत नहीं थी, आप ये सारी कैलकुलेशन उधर ही करते रहते जर्नल एंट्रीज के अंदर, ओके। तो मतलब आपको एज इट इज टाइम नहीं वेस्ट करना, आपको ये वाली कैलकुलेशन एज सच करने की जरूरत नहीं। अब हम लोगों ने क्या करना है, सपोज जर्नल एंट्रीज बनानी है, तो सबसे पहले देखो मटेरियल परचेज करने की तो कोई बात नहीं की ना उसने, या की थी कोई ऐसी बात, तो मतलब मटेरियल उसके बाद पहले से मौजूद है। ड्यूरिंग द पीरियड मटेरियल जस्ट इशू करना है हम लोगों ने, तो सबसे पहले हम लोगों ने मटेरियल एक्स इशू करना है, किस किस को, वर्क इन प्रोसेस ऑफ जॉब, और वो सीक्वेंस के साथ हम लोग लिख लेंगे कि भाई किस किस जॉब को हम लोगों ने मटेरियल एक्स इशू किया। तो ये जो मटेरियल इशू किया जाता है ना, वो वर्क इन प्रोसेस में जाता है, तो आप स्टार्ट में लिख देते वर्क इन प्रोसेस जॉब 0503 अकाउंट, क्लियर। अच्छा, अब ये अमाउंट आपके पास कैसे आती, तो उसने डाटा में क्या आपको बता नहीं दिया गया, बता नहीं था कि भाई क्वांटिटी कितनी है, 200, 800 एंड 900, और इस मटेरियल की वैल्यू कितनी है, तो मैंने क्या करना है, 200 मल्टीप्लाइड बाय 220, 200 मल्टीप्लाइड बाय, हाँ जी, 44,000 आ गया, क्लियर। इसी तरह से नेक्स्ट के लिए देखें, 800 मल्टीप्लाइड बाय 220, हाँ जी। और देखो भाई, पहले मटेरियल इशू करोगे तो रिटर्न आएगा ना, तो जर्नल एंट्रीज में इश्यूएंस की एंट्री अलग से, रिटर्न की एंट्री अलग से, नेट अमाउंट के साथ ना लिख देना, क्लियर। तो आप लोग अभी मटेरियल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हो, तो भाई यहां पर आप लोगों ने 900 मल्टीप्लाइड बाय 220, मतलब 880 मल्टीप्लाइड बाय 220 ना कर दें, बात क्लियर हो गई। तो देखो मटेरियल एक्स की इश्यूएंस हो गई, और इनका टोटल क्रेडिट साइड पर आ, तो
तो आपको क्या ऊपर वाला काम करने की कोई जरूरत थी? करने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही उसने आपको समझा दिया। क्लियर हो गई बात? अच्छा, फिर इसके बाद आप लोग आए मटेरियल रिटर्न हो गया, लेकिन सिर्फ मटेरियल एक्स रिटर्न हुआ था और तमाम जॉब से नहीं हुआ, एक ही जॉब से हुआ था। तो आपने मटेरियल अकाउंट, अब देखो क्या मटेरियल एक्स एंड मटेरियल वाई अलग अलग हैं? ओके, तो आपने मटेरियल एक्स इन्वेंटरी को डेबिट और कौन सी जॉब से वापस आया उसके वर्क इन प्रोसेस को क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 220 का था, 20 किलोग्राम वापसी हो गया, तो आपके पास ये वैल्यू बन गई। ओके हो गई बात? किसी को डाउट? फिर मटेरियल वाई इशू कर दो। मटेरियल वाई इशू सिर्फ दो को किया था, दो जॉब्स को, याद आया? तो उनके वर्क इन प्रोसेस डेबिट और मटेरियल वाई अकाउंट क्रेडिट। अब देखो ये कितने हम लोगों ने किए थे, ये देखना जरा, 400 एंड 600, और मटेरियल वाई का रेट देखो 500। तो ये वैल्यूज इस तरह से मेरे पास बन जाएंगी। जैसे ही ये वैल्यूज बनेंगी तो क्रेडिट इन दोनों का टोटल हो जाएगा, राइट? अब मटेरियल बाय में कोई रिटर्न नहीं था और मटेरियल की जर्नल एंट्रीज मेरी कंप्लीट हो चुकी है, क्या है ना ऐसा? अब हम लोग चलेंगे लेबर की तरफ। लेबर के दो ग्रेड थे, तो ग्रेड ए की लेबर अलग कर लो, ग्रेड बी की लेबर अलग कर लो। अच्छा, लेबर को पे करना ये तो हमें नहीं बताया गया था, तो पेमेंट आप लेबर की नहीं करेंगे, लेकिन हर जॉब को कितनी लेबर चार्ज कर रहे हैं वो करेंगे। तो उसके लिए अगर ग्रेड ए की बात करें तो जरा देखिएगा तमाम जॉब्स में ग्रेड ए के और कितने हैं जी? 60, 120, 150। और देखो ग्रेड ए की लेबर को 250 पे कर रहे हैं हम, तो मल्टीप्लाइड बाय 250। ये देखो ये आपकी कैलकुलेशन होती जा रही है। क्या ख्याल है? वैल्यू सेम आ नहीं गई? तो अब लेबर अकाउंट को क्रेडिट करना है, वेजेज या पेरोल अकाउंट को क्रेडिट कितने से? इन सब का सम। हाँ जी, क्लियर? सेम केस विद ग्रेड बी लेबर। ग्रेड बी लेबर देखिएगा जरा क्या क्या अमाउंट्स आ रही हैं हमारे पास जी? 25, 120 मल्टीप्लाइड बाय 400, ये रेट था ग्रेड बी का 400। ये अमाउंट्स आ गई और इनका टोटल सैलरीज एंड वेजेस कंट्रोल अकाउंट। ओके होगी बात? अच्छा, फिर वेरिएबल ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर। तब आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पर, और ये देखो 60 प्लस 25 मल्टीप्लाइड बाय 130। 130 था ना इसका रेट, 300। क्लियर? इसी तरह दूसरे के लिए क्या करोगे, 120 प्लस एंड मल्टीप्लाइड बाय लास्ट वन के लिए मल्टीप्लाइड बाय, ये वैल्यूज आ गई और ये प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। क्लियर? और जब फिक्स्ड ओवरहेड की बात करेंगे तब भी बिल्कुल ऐसे ही, सिर्फ रेट ने चेंज हो जाना है। 150 प्लस मल्टीप्लाइड बाय, और ये हमारे पास आंसर आया था 320। अच्छा, ये तो नहीं पता कैसे आया, स्टैरिक बनाना या वर्किंग, और जाके बता देना 160,000 डिवाइडेड बाय 500 इज इक्वल टू, और यहाँ पे ये स्टैरिक बन गया, बस रेफरेंस दे दिया हमने। ओके हो गई बात? अच्छा, फिर उसने देखो यहां तक, फिर उसने क्या कहा था कि एक ऐसी इक्विपमेंट था जो हमने हायर किया था स्पेसिफिकली फॉर द जॉब 0402। डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट है तो वर्क इन प्रोसेस, तो वर्क इन प्रोसेस जॉब दिस अकाउंट टू कैश 5000। ये एंट्री हमने रिकॉर्ड कर दी। बातें क्लियर? अब जब कंप्लीशन की तरफ हम लोग जाएंगे तो ये देखो
हर जॉब का अपना अपना लेजर हो। अब हर जॉब के अपने अपने अकाउंट्स बन गए। आपके पास 3 जॉब्स थी, तो आपने अपने पास 3 डिफरेंट अकाउंट्स मेंटेन कर लेने हैं। अब क्या करना है, उस जॉब से रेलिवेंट ओपनिंग बैलेंस इज गिवन है। उस जॉब से रेलिवेंट जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस था वो गिवन था, वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख दिया हर जॉब से रेलिवेंट। ये लास्ट वाली जॉब का नहीं था, तो इन बाकी सबका था, तो वो आपने लिख दिया। उसके बाद ड्यूरिंग द पीरियड इसके पास मटेरियल एक्स आया, मटेरियल वाई आया, फिर लेबर ग्रेड ए, ग्रेड बी, फिर ओवरहेड वेरिएबल एंड फिक्स। क्लियर। सेम केस विद अदर जॉब्स। ये जो आप लोगों ने इन जॉब्स को डेबिट किया हुआ था, इन तमाम को आपने डेबिट कर दिया। अब उसने आपसे क्या कहा था कि 0503 आप लोगों के पास कंप्लीट हो चुकी है, तो कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बन जाएगी। फिर आप लोगों के पास यहाँ पर ये देखो, इसके लिए उसने ऐसा कोई बात नहीं की, तो ये बैलेंस कैरी डाउन के तौर पर लेके चला गया, और ये भी कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बन गई। और इसमें एक मटेरियल की हम लोगों ने वापसी भी की थी 20 यूनिट 4400 के साथ, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। कोई मुश्किल काम? सबको क्लियर? चलें, बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।